बेसिकली जब हम अमेजोन की बात करते हैं, ठीक है, अमेजोन एक थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस है। आप लोग जिन लोगों ने डेमो लेक्चर नहीं लिया हुआ, वो लोग मैडम से रिकॉर्डिंग ले लें उसकी, ठीक है। उसमें हमने इसको काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है, तो आप उनसे वो रिकॉर्डेड ले लें। तो अच्छा, अब आप लोगों ने काम करना है, इधर जो भी आ रहा हो जा रहा हो ना, आपने कोशिश करनी है आप लोगों ने इधर देखना हो, ठीक है, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। तो अमेजोन एक थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस है। वो अमेजोन हमें अलाउ करता है कि हम अमेजोन में अपनी शॉप बना सकते हैं, और शॉप बना के हम प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं अमेजोन पे। अगर हम अमेजोन की बात करते हैं तो हमारे पास यह है कि हम इन्वेस्टमेंट के साथ भी जा सकते हैं और विदाउट इन्वेस्टमेंट भी अमेजोन पे काम कर सकते हैं। अगर आपने विदाउट इन्वेस्टमेंट करना है, तो अगर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसका मतलब आप वर्चुअल असिस्टेंट बनेंगे। वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब ये है कि आप किसी के लिए काम करेंगे, जो लोग ऑलरेडी अमेजोन सेलर्स हैं, आप उनके लिए काम करेंगे, ठीक है। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। उसमें सिंपली आप अमेजोन सीखेंगे और सीख के सर्विसेज प्रोवाइड करें, और कैसे प्रोवाइड करनी है ये आप सीखेंगे कि हम क्लाइंट्स कैसे लेंगे, ठीक है। दूसरा मॉडल ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अप्रूव हो चुका हुआ है। 2021 में पाकिस्तान अमेजोन के लिए अप्रूव हो गया था। नाउ यू कैन क्रिएट योर ओन अकाउंट एज वेल। आप लोग अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट भी बना सकते हैं। मीन आप लोग अपनी शॉप सेटअप कर सकते हैं अमेजोन पे, और उस शॉप पे आप लोग सेल परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और ये करनी कैसे, ये आपने सीखना है, ठीक है। ये सारा आपने सीखना है, अकाउंट बनेगा कैसे, और फिर हम उस अकाउंट पे बिजनेस कैसे करेंगे, ये आपने सीखना है, ठीक है। तो बेसिकली आप विद इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और विदाउट इन्वेस्टमेंट भी, और ये आप दोनों एट अ टाइम भी कर सकते हैं, कि आप क्लाइंट्स के लिए भी काम कर रहे हो और साथ में आपने अपनी शॉप भी बनाई है, तो ये आप एट अ टाइम भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नॉर्मली लोग ऐसे ही करते हैं कि पहले क्लाइंट से स्टार्ट करते हैं, क्लाइंट्स को बिजनेस देते हैं, वहां से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और रेवेन्यू जनरेट करने के बाद वो लोग फिर अपना पर्सनल प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। इस तरह उनका अपना स्टोर भी बन जाता है। जब आपका अपना स्टोर होता है तो आपका अपना बिजनेस, उसमें मार्जिन ऑब्वियसली ज्यादा होते हैं। सेकंड, आपके ग्रो करने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। और इसके अलावा अगर आप ओवरसीज जा रहे हैं या आपके जाने का प्लान है नियर फ्यूचर में, तो आप वहां पे भी जॉब भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे इस वक्त ये हाई डिमांड में है। अमेजोन जो सेलर एक्सपर्ट्स हैं, वो यूके में, यूएस में हाई डिमांड में है, क्योंकि मिलते नहीं है वहां पे। नॉर्मली जो लोग वहां पे अमेजोन सेलर्स हैं, उनके पास जो लोग जॉब्स कर रहे हैं वो बिल्कुल इनिशियल लेवल के लोग, कि स्टूडेंट है, वहां बैठ के सीख रहे हैं, साथ साथ कर रहे हैं, तो प्रो सेलर्स वहां पे नहीं थे। तो अगर आप ओवरसीज जा रहे हैं, आपका प्लान है फ्यूचर में, तो आपको यूके में जॉब सिक्योर करने में काफी आसानी होगी। समझ आ गई। तो अब हम चलते हैं कि अमेजोन, बेसिकली अमेजोन के जो तीन तरह के बिजनेस मॉडल्स हैं अमेजोन पे: होलसेल एफबीए, प्राइवेट लेबल और रिटेल आर्बिट्राज। हम फोकस करेंगे होलसेल एफबीए पे और प्राइवेट लेबल पे, क्योंकि रिटेल आर्बिट्राज बेसिकली इलीगल है। ये अमेजोन पे चल रहा है, लेकिन एज लॉन्ग एज यू नॉट बीन कॉट, जब तक आप पकड़े नहीं गए तब तक आप ऑनलाइन आर्बिट्राज का बिजनेस करते हैं। एज सुन एज यू बीन कॉट, योर अकाउंट विल बी सस्पेंडेड। जैसे ही आप पकड़े गए, आपका अकाउंट क्या कर दिया जाएगा? सस्पेंड। तो ये दो बिजनेस मॉडल हैं जो सस्टेनेबल है। अगर आप वीए हैं, आप वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाह रहे हैं, तो आप किसी एक मॉडल का वर्चुअल असिस्टेंट भी बन सकते हैं, या फिर आप दोनों मॉडल्स के वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। अगर आपने सिर्फ होलसेल एफबीए सीखा है, तो फिर आप सिर्फ किसकी सर्विसेज दे सकते हैं? होलसेल एफबीए की। अगर आपने प्राइवेट लेबल भी सीखा हुआ है, तो फिर आप प्राइवेट लेबल को भी इंटरटेन कर सकते हैं। मीन के आपका जो स्कोप है वो थोड़ा वाइडर हो जाएगा। हम दोनों मॉडल करेंगे, ये दोनों सस्टेनेबल मॉडल हैं। होलसेल एफबीए में हम डील करते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को, और प्राइवेट लेबल में हम डील करते हैं नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को। आप मुझे बताएं, यहाँ पे ब्रांडेड कौन सी हैं प्रोडक्ट्स? इधर यहाँ पे कमरे में ब्रांडेड प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं? नहीं, वो मैं न्यू है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ जी, आप बताएं। समझ आती है ना भाई इनकी? आपको समझ आ रही है ना कि ब्रांडेड क्या होता है और नॉन ब्रांडेड? आपसे इसलिए पूछा कि आप डेमो क्लास में नहीं थे। तो इस तरह दुनिया में भी क्या है, इधर ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड।
और अगर आप देखें, आप अपने घर को देखें या आप पाकिस्तान को देखें, आप इंटरनेशनली देखें, आपको इनका एक ब्लेंड नजर आएगा। वो इसका ब्रांडेड का और नॉन ब्रांडेड का ब्लेंड नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री ऐसा हो जहाँ पे सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हो, या कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसपे सिर्फ क्या हो, नॉन ब्रांडेड हो। तो ऑलवेज ये क्या होता है, हमारा ब्लेंड होता है, प्राइवेट लेवल का और होलसेल एफबीए का। तो इस तरह अमेजोन पे भी आप होलसेल एफबीए भी कर सकते हैं, आप प्राइवेट लेवल भी कर सकते हैं, या आप दोनों भी कर सकते हैं एट अ टाइम। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। बेसिकली आज हमने स्टार्ट करना है, आज हमने स्टार्ट करना है प्राइवेट लेवल। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम प्राइवेट लेवल करेंगे। जब प्राइवेट लेवल कोर्स एंड हो जाएगा, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ये लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस यहाँ पर। फिर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे होलसेल एफबीए। फिर आप होलसेल एफबीए की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हमने अब स्टार्ट करना है आज प्राइवेट लेवल। तो हम चलते हैं इस पे प्राइवेट लेवल पे। ये जी आप अमेजोन प्राइवेट लेबल, पहले प्राइवेट लेबल को डिस्कस कर लें तो फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। प्राइवेट लेबल क्या होता है, एनी नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय योर ओन नेम, जिसको आप अपने जाती नेम से सेल करना चाह रहे हैं, वो क्या होता है, प्राइवेट लेबल। जैसे ये टेबल है, इस टेबल का कोई ब्रांड नहीं है, आप इस पे अपना कंपनी का स्टिकर लगा के सेल कर सकते हैं ना, क्या लेकिन इस फोन के ऊपर लगा सकते हैं स्टिकर? अब पागल ही होंगे, अब अपना स्टिकर लगाएंगे तो ठीक है। इस तरह एसी ब्रांडेड है यहाँ पे, तो क्या इसके ऊपर अपनी कंपनी का स्टिकर लगा के सेल करेंगे? नहीं। तो प्राइवेट लेबल कौन से होते हैं, नॉन ब्रांड, इधर नॉन ब्रांडेड और न्यूली मैन्युफैक्चर्ड, कि आपने नए मैन्युफैक्चर करवाए हैं विद वाइट लेबल, यानी कि उसके ऊपर कोई लेबल नहीं है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप उसके ऊपर अपनी कंपनी का लोगो लगा के मार्केट में सेल कर सकते हैं। ये जो लोगो है, इट्स कॉल्ड प्राइवेट लेबल। जो भी आपने इसके ऊपर लोगो लगाना है ना यहाँ पे, वो क्या होगा, प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल बेसिकली आपका जो प्राइवेट ब्रांड है उसको हम प्राइवेट लेबल कहेंगे। जैसे अगर आपने कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट ओपन करना हो, अगर आपने यहाँ पे कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा, क्या होना चाहिए, उसका कोई नेम होना चाहिए। नेम होगा ना, नेम के बगैर तो नहीं हम कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट को वो जो नेम है वो क्या है, प्राइवेट लेबल। लेकिन चूंकि जब आप लोग ये नेम सोचेंगे, आइडिया कंसीव करेंगे, तो उसके बाद हाँ, हाँ, आप इधर हो जाइए थोड़ा सा, आपको स्क्रीन में ऐसे होकर देखना पड़ रहा है, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। तो जब तो हमें नेम के लिए एक आइडिया कंसीव करना पड़ता है। वो जो नेम होगा वो न्यू होगा, मार्केट में न्यू होगा ना नेम, वो नेम न्यू होगा। उस नेम को लोग जानते नहीं होंगे, तो क्या उसको स्टैब्लिश करने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो इसी तरह प्राइवेट लेबल में हम एक नया ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने नाम से। वो ब्रांड ब्रांड किसका है, हमारा। तो जो हम नेम सोचते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने सोचा ये ग्लास है, ये मैंने अमेजोन पे सेल करना, तो मैंने एक प्राइवेट लेबल ब्रांड नेम सोचा, और वो मैंने इसके ऊपर यहाँ पे वो स्टिकर लगा दिया। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अमेजोन पे सेल कर रहा हूँ। उस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। अगर ये ब्रांड स्टैब्लिश हो गया, तो फॉर रेस्ट ऑफ लाइफ इट वुड बी माइन एंड माई जनरेशन। अगर ये स्टैब्लिश हो गया, तो फिर ये हमेशा किसका रहेगा, आपका। इधर आप अपनी जनरेशन को भी पास ऑन कर सकते। तो अमेजोन प्राइवेट प्राइवेट लेबल जो होता है, इसमें हमें स्टार्ट में क्या करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है इसको प्रमोट करने में। जब ये प्रमोट हो जाए, देन इट्स योर प्रॉपर्टी। अब ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी, समझ आ गई। इसी तरह अमेजोन कहता है कि अगर आप लोगों ने प्राइवेट लेबल करना है बिजनेस, तो आप पहले प्राइवेट लेबल, जो आपका प्राइवेट लेबल है, ब्रांड है, वो चूज करें सबसे पहले, ठीक है। ब्रांड चूज करें, एंड दैट ब्रांड नेम शुड बी यूनिक। क्या होना चाहिए, यूनिक, नेवर बीन यूज्ड बिफोर, पास्ट में उसको किसी और ने इस्तेमाल ना किया।
अगर आपने किसी का ब्रांड नेम चोरी करने की कोशिश की तो आप पकड़े जाएंगे। मीन एनी ब्रांड विच एवर बीन यूज्ड ऑन Amazon, यू कांट टेक इट एज योर प्राइवेट लेबल। आप उसको अपना प्राइवेट लेबल नहीं ले सकते। आपने क्या करना है, एक न्यू आइडिया जनरेट करना है जो ब्रांड नेम आज से पहले Amazon पे यूज नहीं हुआ। ये आपने सीखना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो मैंने सोचा है नेम, ये कभी किसी ने Amazon पे यूज किया है या नहीं। ये आपने सीखना है, क्योंकि आपको पता तो नहीं चलेगा। आप कोई भी आइडिया लेंगे, हो सकता है कि वो किसी और ने भी वो आइडिया लिया हो और वो ऑलरेडी Amazon के ऊपर हो। तो हम इसको पहले टेस्ट करते हैं, ठीक है, कि किसी और ने इसको यूज तो नहीं किया हुआ। ये आप सीखेंगे कैसे करना। समझ आ गई? अच्छा, तो ये बात आपको हो गया कंफर्म कि प्राइवेट लेबल क्या है। ये एक न्यू ब्रांड है जो आप लोग Amazon के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं। ये आपका अपना नाम है। और एक और बात, ये जो ब्रांड नेम है, ये लाजमी नहीं कि आपका एक ही ब्रांड हो। आपके मल्टीपल ब्रांड्स भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसिस एंड इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक से ज्यादा ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं तो आप एक से ज्यादा ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हैं। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ये तब होगा जब आपका बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो चुका हो। जब स्टार्ट होगा तो फिर हम अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड एक रखेंगे, ठीक है। तो ये एक न्यू नेम है, न्यू आइडिया है जो कि हम Amazon पे लॉन्च करना जा रहे हैं, ठीक है। तो प्राइवेट लेबल की अंडरस्टैंडिंग होगी। एनी प्रोडक्ट, एनी नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट और न्यूली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड अंडर प्राइवेट लेबल। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसके ऊपर कोई ब्रांड नेम ना हो या न्यूली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, उसको हम अपने Amazon के प्राइवेट लेबल के शेडो के अंदर सेल कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, डिफरेंट, एज मेनी एज यू वांट। एक ब्रांड के लिए एक सिंगल ब्रांड के शेडो में एज मेनी एज यू वांट, जितनी का आप चाहते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है। अगर आपने ज्यादा लॉन्च करने हैं प्रोडक्ट्स, देन यू नीड मोर मनी एज वेल। ऐसे ही होगा ना, आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, यू वांट टू लॉन्च मल्टीपल प्रोडक्ट्स, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इट। कोई रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर नहीं। ब्रांड नेम्स एक रहेगा। इधर यू कैन सेल चेयर, टेबल्स। टैली तो नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि टैली तो ब्रांडेड है। क्या कर सकते हैं, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। जितनी भी आपकी आप में कैपेसिटी है, आप उतने जो नॉन ब्रांडेड आइटम्स हैं या न्यूली मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैं, वो अपने ब्रांड नेम के शेडो में सेल कर सकते हैं। समझ आ गई? अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी स्टार्ट करने की। आप दुनिया में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, Amazon पे ना करें, कहीं पे भी करें बिजनेस, कहीं पे भी आपका फैसलाबाद में दिल कर रहा है कोई बिजनेस करने का, तो नंबर वन क्या होगा, ब्रांड नेम होगा कि शॉप का नाम क्या रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आएगा आपके माइंड में, नेक्स्ट, प्रोडक्ट कि बेचना क्या है। मैं आपसे कहता हूँ आप फैसलाबाद में बिजनेस शुरू करें, तो नाम तो आ गया, लेकिन मेन क्वेश्चन क्या है कि कौन सा प्रोडक्ट सेल करें। फैसलाबाद में तो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप मार्केट में जाएं, आप नजर दुराएं, तो वो मल्टी मल्टी मिलियन प्रोडक्ट्स हैं अब फैसलाबाद में। तो आपको कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। इसी तरह जब हम Amazon की बात करते हैं तो Amazon के ऊपर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है, ये आपने चूज करना है, सिलेक्ट करना है, फिर इसको Amazon पे लॉन्च करना है। क्योंकि हो सकता है कि एक प्रोडक्ट बड़ा सक्सेसफुली सेल हो रहा हो Amazon के ऊपर, उसकी हाई डिमांड भी हो, लेकिन वो आपके लिए सूटेबल ना हो। ऐसा हो सकता है, ये नहीं हो सकता? हो सकता है। आप देखिए, आप मार्केट में जाएं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सक्सेसफुली सेल हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये एक अनदर क्वेश्चन है कि एक तो ये कि प्रोडक्ट शुड बी सेलेबल, सेकंड यू हैव कैपेबिलिटी टू सेल इट। कि एक तो वो सेलेबल हो प्रोडक्ट, दूसरा आप में भी ये कैपेसिटी हो, कैपेबिलिटी हो कि आप उसको सेल कर सकें। समझ आ गई? तो बेसिकली जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम साथ में ये चूज करते हैं कि हम कौन से प्रोडक्ट सेल करें। अब ये जो सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स है, इसको हम कहते हैं हंटिंग। क्या कहते हैं इसको? हंटिंग। हम इसको फाइंडिंग्स नहीं कहते, हम इसको सर्चिंग नहीं कहते। क्या कहते हैं? हंटिंग। रीजन क्या है? वी नीड टू फाइंड अ सूटेबल प्रोडक्ट फॉर अस। हमें वो चाहिए प्रोडक्ट जो हमारे लिए सूटेबल है, तो ये हमें शिकार करनी पड़ेगी, हंट करनी पड़ेगी, इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? हंटिंग करना। टू फाइंड अ सूटेबल प्रोडक्ट फॉर योर बिजनेस। आपके अपने बिजनेस के लिए एक सूटेबल प्रोडक्ट को फाइंड करना हम क्या कहते हैं? हंटिंग।
ये आपके अपने लिए भी हो सकता है और आपके क्लाइंट के लिए भी हो सकता है। हो सकता है क्लाइंट आपसे कहे कि मेरे पास 5,000 की इन्वेस्टमेंट है, तो अगर आप स्पेशलिस्ट हैं तो आप मेरे लिए प्रोडक्ट हंट करें, उसको सोर्स करें और अमेजोन पे लिस्ट करें। ठीक है। नॉर्मली जब आप लोग बिगिनर्स होते हैं तो आपको जो भी क्लाइंट्स मिलते हैं वो यही वाले क्लाइंट्स होते हैं कि जिनका ऑलरेडी बिजनेस नहीं होता, वो बिजनेस करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनको किसकी जरूरत होती है? एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। तो फिर जब आप 1 2 3 साल बिजनेस करते हैं तो फिर आप लोगों को वो क्लाइंट्स भी मिलते हैं जो स्टैब्लिश्ड होते हैं। शुरू में आप लोगों को स्टैब्लिश क्लाइंट्स नहीं मिलते। पहले आपको कौन से मिलने हैं? वो मिलेंगे जो इन्वेस्टर भी न्यू होगा। वो आपसे कहेगा कि आई हैव $5,000, लेट मी नो व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ, एंड व्हाट कैन यू डू फॉर मी, और आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। तो अगर आप लोग हंटिंग में सोर्सिंग में एक्सपर्ट होंगे तो फिर आप स्टार्ट ले सकते हैं। अगर आप हंटिंग में सोर्सिंग में एक्सपर्ट ना हुए तो फिर आप इन क्लाइंट्स को एंटरटेन नहीं कर सकते, क्योंकि अमेजोन पे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। हमने वो निकालना है जिसमें हम सक्सेसफुल हो सके। समझ आ गई? हमने वो निकालना है प्रोडक्ट। तो वो जो प्रोडक्ट हमने निकालना है उसके लिए हमें हीलियम 10 हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? हीलियम 10। ये एक टूल है अमेजोन का। ये टूल हमारी हेल्प करता है उन प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए। या जंगल स्काउट, आप हीलियम 10 कर लें तो जंगल स्काउट भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ये ऐसे ही है जैसे आपने 2 AC लगाए हो, एक हायर का लगाया हो और एक आपने ग्री का लगाया हो। दोनों करते क्या है? कूलिंग। तो इधर आप हीलियम 10 कर लें या आप क्या कर लें? जंगल स्काउट। दोनों का जो अल्टीमेट यूटिलिटी है वो क्या है? सेम है। अब हम क्या करते हैं जब हम हीलियम 10, हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो इन पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करे। अगर वो उन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा तो हम उसको पिक करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उस प्रोडक्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। तो हमारे पास 1 से लेके 9 तक पॉइंट्स हैं जो हम हीलियम 10 को देते हैं, और हीलियम 10 हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स को फिल्टर करके हमें देते। समझ आ गई? तो नंबर 1 प्राइवेट लेबल समझ आ गई, प्राइवेट लेबल की। उसके बाद हंटिंग की समझ आ गई, टू फाइंड अ सूटेबल प्रोडक्ट फॉर यू और फॉर योर क्लाइंट। आपके लिए या आपके क्लाइंट के लिए एक सूटेबल प्रोडक्ट फाइंड करने को हम क्या कहते हैं? हंटिंग। हंटिंग में हमें कौन हेल्प करता है? हीलियम 10। हीलियम 10 को हम एक क्राइटेरिया देते हैं अपना, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हीलियम 10 हमें प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करके देता है। ठीक है। अब हम चलते हैं उस क्राइटेरिया की तरफ कि वो क्राइटेरिया क्या है। ठीक? तो जी ये है हमारा प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर प्राइवेट लेबल फॉर बिगिनर्स। ठीक है। नंबर 1, जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो हाई डिमांड में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई डिमांड। ठीक है। यानी कि उसका सर्च वॉल्यूम 5,000 से ज्यादा होगा। ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्या होगा। आपने अभी वो क्या सीखना है कि वो क्या होना चाहिए? हाई डिमांड। नेक्स्ट, कंपटीशन उसमें क्या होना चाहिए? लो। जो आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसका उसमें डिमांड हाई होगी और कंपटीशन लो। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेक्चर के एंड पे ये पूरा क्राइटेरिया मैडम आपको ग्रुप में शेयर कर दे। ठीक है। तो नंबर 1 क्या है? हाई डिमांड एंड लो कंपटीशन। तो ये जनरल अंडरस्टैंडिंग बनती है ना कि अगर डिमांड ज्यादा हो और कंपटीशन कम हो तो न्यू सेलर भी उस वहां पे अपनी जगह बना सकते हैं। ऐसा है या नहीं है? अगर हाई डिमांड हाई कंपटीशन हो तो क्या न्यू सेलर्स को चांस मिलेगा? नो, मुश्किल है। तो हाई डिमांड एंड लो कंपटीशन। नंबर 1, सेल प्राइस कितनी होनी चाहिए? मिनिमम प्राइस £10 और मैक्सिमम पॉइंट £30। पाउंड्स यूज होते हैं यूके में और डॉलर्स यूएस में। तो अगर यूएस मार्केट है तो मिनिमम प्राइस हमारी क्या होगी? $15 और मैक्सिमम प्राइस क्या होगी उसकी? $40। यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसकी यूके में मिनिमम प्राइस कितनी है?
10 और मैक्सिमम कितनी है 30। अगर हम यूएस मार्केट में काम कर रहे हैं तो मिनिमम प्राइस क्या होगी 15 और मैक्सिमम 40। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं ऊपर नीचे, मतलब 40 को 50 तक भी ले जा सकते हैं। ठीक है, अब ये प्राइस जो है ये 10 पाउंड से कम क्यों नहीं हम लेते? ऐसा प्रोडक्ट जिसकी सेल प्राइस 10 पाउंड से कम हो वो हम चूज क्यों नहीं करते? हाँ जी, बता सकते हैं आप? किसी के पास है आंसर? हाँ जी, अगर हम 10 पाउंड से कम चूज करेंगे प्रोडक्ट, उसमें मार्जिन बहुत कम होगा, क्योंकि अमेजोन के अपने बहुत सारे चार्जेस हैं, तो अल्टीमेटली हमारे लिए प्रॉफिट बहुत कम रह जाए। तो इसलिए हम जो 10 पाउंड से कम सेल हो रहे हैं प्रोडक्ट्स उनको आमतौर पे इग्नोर कर देते हैं। और 30 पाउंड से ऊपर क्यों नहीं जाएंगे? अगर हम 30 पाउंड से ऊपर जाएंगे, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो फिर हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होगी? ज्यादा होगी। देखिए ना, अगर आपने कोई प्रोडक्ट एक्सपेंसिव सेल करना है तो जब आप खरीदेंगे तो तब आपको महंगा ही मिलेगा वो, तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? ऊपर चली जाएगी। तो जब आप लोग बिगिनर्स होते हैं तो आपको रेकमेंडेशन होती है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इतना ओवर द टॉप ना जाने दें। रीजन बिहाइंड इज कि आप एक्सपीरियंस नहीं है, हो सकता है कि आप रॉन्ग प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें, और अगर आपने रॉन्ग सेलेक्ट कर ली तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट लॉस्ट होने के चांसेस मौजूद हैं। तो हम 10 to 30 रखते हैं, डॉलर्स में कितने रखते हैं? 15 to 40। उसके बाद मिनिमम सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू का मतलब क्या है कि जो सेल करने के बाद जो हमें इनकमिंग्स आती हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेल्स रेवेन्यू। जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसकी एक माह में कम से कम कितनी सेल हुई हो? 6000 पाउंड। जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसकी 1 मंथ में यूके मार्केट में कितनी सेल होनी चाहिए? 6000। अगर किसी प्रोडक्ट की 6000 से भी कम सेल है तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। रीजन, हम कहेंगे इसकी डिमांड नहीं। समझ आ गया? तो मिनिमम सेल्स रेवेन्यू हमारा कितना होगा? 6000। अगर यूएस मार्केट है तो कितना? $8000। तो जिस प्रोडक्ट को हम स्टैक कर रहे हैं, उसकी हम नजर रखी हुई जिसके ऊपर, उसकी मिनिमम सेल मंथ में कितनी होनी चाहिए? 6000 पाउंड। ठीक है, मिनिमम यूनिट्स, उसके जो यूनिट सेल हुए हों कितने हो? 300। उसके 300 पीसीस एक मंथ में सेल हुए हों। जैसे ये चेयर्स पड़ी हुई है ना सारी, तो अगर हम चेयर्स को देख रहे हैं तो यूके मार्केट में इन चेयर्स की जो सेल है 1 मंथ की वो कितनी होनी चाहिए? 300 यूनिट से ज्यादा। अगर 300 से भी कम सेल हो रही है ये जो चेयर्स हैं, तो हम अंडरस्टूड करेंगे कि इसकी डिमांड है। ठीक है, तो मिनिमम सोल्ड यूनिट्स मंथली कितने होने चाहिए? 300। मैक्सिमम वेरिएशन टू, वेरिएशंस क्या होते हैं? ये होते हैं कलर एंड साइजेस। वेरिएशंस क्या होते हैं? कलर एंड साइजेस। आप लोग देखते हैं ना कि अगर आप जैसे आप शूज लेते हैं तो शूज के अंदर साइजेस होते हैं या नहीं होते? या आप क्लॉथिंग में जाते हैं तो क्लॉथिंग में साइजेस भी होते हैं, कलर्स भी होते हैं। ऐसे बेडशीट्स हैं, कलर्स भी हैं और साइजेस भी हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कलर्स भी होते हैं और साइजेस भी होते हैं। तो ये जो कलर एंड साइजेस हैं इनको हम कहते हैं वेरिएशंस। क्या कहते हैं इनको? वेरिएशंस। मैक्सिमम वेरिएशंस कितनी होनी चाहिए प्राइवेट लेबल में? 2। 2 से ज्यादा वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए। कोई बता सकता है कि वेरिएशन 2 से ज्यादा क्यों नहीं होने चाहिए? हाँ जी, लास्ट में आप बताएं। हाँ जी, आप बताएं। हाँ जी, आप। हाँ, आप इंटेलिजेंट हैं। हाँ जी, वेरिएशन 2 से ज्यादा क्यों नहीं होंगे? हाँ जी, हाँ जी, आप बताएं। हाँ जी, आप बताएं। हाँ जी, अगर वेरिएशन ज्यादा होंगी, देखिए मैंने ये ग्लास लॉन्च करने का प्लान किया, अगर मैं इसके ये मुझे 1 पाउंड का मिल रहा है, कितने का मिल रहा है होलसेल से? 1 पाउंड का। अगर मैंने इसके 100 यूनिट्स लॉन्च करने हो तो मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 100 पाउंड। 100 पाउंड इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन अगर इसमें 10 कलर हो तो फिर हर कलर के 100 पीस लेने पड़ेंगे मुझे। तो फिर अब मुझे इसके मैंने 100 लेने थे, अगर इसमें कलर्स भी आ जाए तो फिर कितने लेने पड़ेंगे? 1000, क्योंकि 10 कलर है इसके अंदर। हर कलर के अगर 100 पीस लेंगे तो टोटल पीसेस कितने हो जाएंगे?
1000, अब इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई है 1000। तो जब वेरिएशंस बढ़ती हैं तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है ऊपर से। तो जो बिगिनर्स हैं उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आप वो लें, चूज करें प्रोडक्ट जिसमें वेरिएशन 2 है। सेकंड, एक और इम्पैक्ट है इन्वेस्टमेंट के अलावा, वो ये है कि आप चूंकि आप लोगों को मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप लोगों को यूके मार्केट के ट्रेंड्स का नहीं पता कि वहां पे किस कलर को लोग पसंद करते हैं, किस कलर को पसंद नहीं करते। तो हो सकता है कि आप वो कलर भी ले लें जो लोग ज्यादा पसंद ना करते हैं, तो अल्टीमेटली वो आपका पर्टिकुलर कलर सेल नहीं होगा। ऐसे ही है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आप वो लें प्रोडक्ट जिसमें कोई वेरिएशन ना हो, उसमें फिर आपको सेल करने में आसानी होती है। जनरल प्रोडक्ट, अब ये जो क्या है, ये एक जनरल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हमारा सारा फोकस इसके ऊपर होगा। फिर हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि हम मेल को टारगेट कर रहे हैं, हम फीमेल को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि सर्टन कलर्स मेल को हिट करते हैं, सर्टन कलर्स फीमेल को हट कर। तो फिर हमें जेंडर की तरफ जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि आपका जो प्रोडक्ट है एक जनरल प्रोडक्ट है, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम है और इसके अलावा रिस्क भी क्या है, आपका रिस्क भी इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद है, इसमें मैक्सिमम सेलर 2 होने चाहिए। ये मैं आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा, अभी आपने सिर्फ याद करना कि हमारा जो प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है उसमें मैक्सिमम सेलर कितने होने चाहिए, 2। उसके बाद है BSR, बेस्ट सेलर रैंक। BSR क्या है, बेस्ट सेलर रैंक। ये हमारा मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 50,000। BSR क्या होता है, देखिए फॉर इंस्टेंस इस वक्त क्लास में 10 लोग बैठे हैं, ठीक है। जो टॉपर है उसका नंबर क्या है, 1। और जो हमारा मतलब वर्स्ट स्टूडेंट है उसका नंबर क्या होगा, 10। कुछ लोग दरमियान में होंगे, ऐसे ही। तो इसी तरह जब अमेजोन पे प्रोडक्ट लॉन्च होती हैं तो अमेजोन उनको उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से एक नंबर दे देता है, ठीक है। अमेजोन क्या करता है, उनको एक नंबर अलॉट कर देता है कि इस प्रोडक्ट का रैंक ये है। फॉर इंस्टेंस हमारी क्लास में 1 लाख स्टूडेंट बैठे होंगे, कितने हैं, 1 लाख। तो टॉपर का नंबर क्या है, 1। और जो वर्स्ट है उसका नंबर क्या है, 1 लाख। दरमियान में काफी सारे स्टूडेंट्स हैं ना। तो हम ये कहते हैं कि 1 से लेके 50,000 तक स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे लिए ठीक है, बाकियों को फर्क रहा, वो बहुत नालायक है, वो हमारे काम के नहीं। तो इस तरह अमेजोन के ऊपर वो प्रोडक्ट्स जिनका BSR 50,000 से कम है वो हमारे लिए क्या है, सूटेबल प्रोडक्ट्स हैं। जिनका BSR 50,000 से ऊपर है वो हमारे लिए सूटेबल प्रोडक्ट्स नहीं है, क्योंकि उन प्रोडक्ट्स के साथ कस्टमर हैप्पी नहीं है और उनका रैंक बहुत वर्स गया हुआ है। तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल रैंक कितना है, 1 to 50,000। तो BSR की समझ आ गई। जितने भी इस वक्त प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन के ऊपर, अमेजोन ने उनको एक रैंक दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू दियर परफॉर्मेंस। उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स की नंबरिंग की हुई है। हमने कौन सा चूज करना है प्रोडक्ट जिसका रैंक 1 से लेके 50,000 तक है, 50,000 से नीचे नीचे। जो प्रोडक्ट्स, जो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका रैंक 50 से ऊपर जा रहा है, 50,000 से, उनको हम रिजेक्ट कर। समझ आ गई। इसके बाद है मैक्सिमम रिव्यू 500, ये हम 1000 तक भी जा सकते हैं। अब ये रिव्यूज क्या होते हैं ये देख लें। ये देखें, ये है amazon.com। अगर आपने US में अमेजोन से कोई भी बाय करना हो प्रोडक्ट तो आप लोग कहाँ पे जाते हैं, amazon.com, ठीक है। ये amazon.com है। आप यहाँ पे जो भी आपको चाहिए प्रोडक्ट वो आप यहाँ पे आके सर्च करते हैं। तो जो सेलर सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट वो यहाँ पे आपको फर्स्ट पेज पे शो होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑफिस चेयर भी कर लेते हैं। ये देखिए, ये लोग सेल कर रहे हैं, ऑफिस चेयर्स आ गई हैं, साथ में उनकी प्राइस आ रही है और ये सारी हमारे सामने आ गई, ठीक है?
आप अगर देखिए ये आप देखते हैं कि यहाँ पे इनके ऊपर स्टार्स भी लगे हुए हैं और साथ में ये नंबर भी आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं आप लोगों को। ये जो नंबर है इनको रिव्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि 419 कस्टमर्स ने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिव्यू किया, इसके ऊपर अपना फीडबैक दिया। यहाँ पे 36,000 कस्टमर्स ने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर अपने रिव्यूज दिए। समझ आ गई? ये जो नंबर लिखे होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? रिव्यूज। और ये जो स्टार है साथ, इन स्टार्स को हम कहते हैं रेटिंग। स्टार्स को हम क्या कहते हैं? रेटिंग। तो इस प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है और इसकी कितनी है? समझ आ रही है ना? 4.2 रेटिंग है इसकी, इसकी 4.3 है, इसकी 4.4 है। तो इस रेटिंग से बायर ये एस्टिमेट लगाते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या अच्छा नहीं है। ठीक है? अगर आपके स्टार्स 3.5 से ऊपर हो तो हम कहते हैं कि किसी हद तक क्या है, प्रोडक्ट ठीक है। लेकिन अगर 3.5 से भी स्टार कम हो तो फिर वो सूटेबल प्रोडक्ट नहीं है। मीन कस्टमर्स आर नॉट हैप्पी विद द प्रोडक्ट। समझ आ गई? तो अब आपको रिव्यूज की समझ आ गई। तो हम वापस चलते हैं क्राइटेरिया पर। मैक्सिमम रिव्यूज कितने होंगे उसके? 1000। अगर 1000 से ज्यादा रिव्यूज हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के तो वो प्रोडक्ट भी हमारे लिए सूटेबल नहीं है। तो बता सकता है क्यों? अगर रिव्यूज ज्यादा होंगे तो इसका तो मतलब ये होगा कि ये प्रोडक्ट ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इसलिए बहुत ज्यादा रिव्यूज आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए सूटेबल क्यों नहीं है? हाँ जी, जिनके रिव्यूज ज्यादा होते हैं इसका मतलब ये होता है फिर हमारा कंपटीशन बढ़ जाता है। अगर एक सेलर है उसके 1000 से भी ज्यादा रिव्यूज हैं, जब आप लोगों ने लॉन्च करनी है प्रोडक्ट, आपके कितने रिव्यू होंगे? जीरो। कितने रिव्यू होंगे आपके? और जो आपका कंपेटिटर है उसके 5,000 रिव्यूज होंगे, तो कस्टमर किससे बाय करेगा? तो इसलिए हमने वो चूज करना है प्रोडक्ट जिसमें रिव्यूज 1000 से कम का है, ताकि हमें ज्यादा कंपटीशन फेस करना ना पड़े। रिव्यू रेटिंग अभी मैंने दिखाई थी ना आपको, ये आइडियली कितनी होनी चाहिए? 4। लेकिन हम कहां तक कंसिडर कर सकते हैं? उसके बाद है शिपिंग टायर, स्टैंडर्ड पार्सल। जो आपका प्रोडक्ट है उसको जब पैक कर लें तो वो क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड पार्सल। क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड पार्सल का मतलब होता है अप टू 2 किलो। कितना होता है? अप टू 2 किलो। 2 किलो तक के पार्सल को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड है। 2 किलो से कम कम। अगर 2 किलो से ऊपर जाएगा तो फिर वो स्टैंडर्ड पार्सल नहीं है। तो जो हम चूज कर रहे हैं प्रोडक्ट, वो वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए उसका पैकेज? 2 किलो तक। 2 किलो से ज्यादा वजनी पैकेज हमें नहीं चाहिए। उसकी क्या वजह है? हाँ, उसकी शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। जब कस्टमर को डिस्पैच करना है, चूंकि वो हैवी होगा, बड़ा प्रोडक्ट होगा, तो उसकी शिपिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, तो आप लोगों के लिए मार्जिन नहीं बचेगा। जितना छोटा हो प्रोडक्ट, जितना स्मॉल हो, टाइनी हो, उतने उसमें मार्जिन ज्यादा होगा क्योंकि उसकी शिपिंग कॉस्ट बहुत कम है। तो हम कहाँ तक कंसिडर करेंगे? अप टू 2 किलो। ये वो 9 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने हीलियम 10 को ये 9 पॉइंट्स देने हैं। और हीलियम 10 सिर्फ वो दिखाएगा हमें प्रोडक्ट्स जो इस 9 पॉइंट्स को फुलफिल कर, बाकी सबको क्या कर देगा? वो फिल्टर आउट कर। ठीक है? तो उसके बाद अब हमने क्या करना है? हमने जाना है हीलियम 10 में। कहाँ जाना है? वो ये पॉइंट हमने वहां पे जाके अप्लाई करना है। ये हीलियम 10 है, ये टूल है अमेजोन का। तो ये हमें बाय करना पड़ता है। 1200 रुपीज पर मंथ इसके चार्जेस हैं। तो आप ये बाय करेंगे, कैसे करना है ये सारा मैं आपको लेक्चर के एंड पे बताऊंगा। ठीक है? तो ये आपको 1200 में ये टूल मिलेगा। ये हीलियम 10 है बेसिकली, इसके हमने ब्लैक बॉक्स में जाना है। कहाँ पे जाना है? ब्लैक बॉक्स में। ये एरो डाउन
यहाँ पे मुख्तलिफ हैं, ब्लैक बॉक्स, सीब्रो, फ्रैंकस्टाइन, मैग्नेट। आपने किस में जाना है? ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स में जाके हम प्रोडक्ट को रिसर्च करते हैं। ये हमारा ब्लैक बॉक्स आ गया। यहाँ पे कौन सी मार्केट आ रही है? Amazon.com। अगर .com होगा तो यूएस, अगर .co.uk होगा तो यूके। अगर आप यूके में रिसर्च कर रहे हैं तो .co.uk में जाएंगे। अगर आप यूएस में रिसर्च कर रहे हैं तो कॉम में जाएंगे। फ्रांस में कर रहे हैं .fr है, इटली में कर रहे हैं .it है, स्पेन में कर रहे हैं .es है, जर्मनी में कर रहे हैं .de है, मैक्सिको में कर रहे हैं mx है, कनाडा में कर रहे हैं ca है। ठीक है, तो इस वक्त हम किस में हैं? यूएस में। आप यहाँ से एडवांस पे क्लिक करेंगे। कर लिया? ये करने के बाद सबसे पहले आपने कैटेगरी चूज करनी है। क्या चूज करनी है? कैटेगरी। तो आपने शुरू में जो कैटेगरी चूज करनी है वो है होम एंड किचन। कौन सी करनी है? होम एंड किचन। प्राइवेट लेवल के लिए बेस्ट सूटेबल कैटेगरी कौन सी है? होम एंड किचन। हम और भी चूज कर सकते हैं, लेकिन आज हम क्या करेंगे? होम एंड किचन। फिर कल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि और कौन कौन सी कैटेगरीज है जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं प्राइवेट लेवल। तो हमने होम एंड किचन कर ली। रिव्यू काउंट, मैक्सिमम कितने गए थे? 1000 गए थे ना। रिव्यू रेटिंग मिनिमम कितनी बताई थी? 3.5। बेस्ट सेलर रैंक मैक्सिमम कितना बताया था? 50,000। शिपिंग साइज क्या बताया था? स्मॉल स्टैंडर्ड। शिपिंग साइज कौन सा है? स्मॉल स्टैंडर्ड। उसके बाद ये आपने छोड़ देने हैं वेरिएशंस मैक्सिमम। बस इस साइड पे आपने क्या फिल करना है? कैटेगरी, रिव्यू काउंट, मिनिमम रेटिंग, बीएसआर मैक्सिमम 50,000, शिपिंग साइज आपका स्मॉल स्टैंडर्ड है। उसके बाद आपने वेरिएशन 2 है, ये आपका पूरा होगा। इधर आ जाए, नंबर ऑफ सेलर मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 2। यही बताया था ना आपको कि मैक्सिमम सेलर कितने होंगे? 2। जो क्राइटेरिया था वो बता रहा था। इसके अलावा आपने कोई और फिल नहीं करना। इधर आ जाए, प्राइस मिनिमम कितनी बताई थी? $15 में है ये, और मैक्सिमम हम 50 तक लेंगे। ठीक है, ये छोड़ देना है। मंथली रेवेन्यू मिनिमम कितना बताया था? 8,000। याद है या नहीं? ये देखिए, ये देखिए, मिनिमम सेल्स रेवेन्यू $8,000। वही इंफॉर्मेशन हम पुट ऑन कर रहे हैं ना सारी, जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखें, वही की है ना हमने। तो कोई इसमें वो डिफरेंट नहीं है। ये आ गया। उसके बाद मंथली सेल यूनिट्स मिनिमम कितने होंगे? 300। उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च का बटन दबाया। तो अब ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये सारे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं? बाकी सारे उसने क्या कर दिए हैं? फिल्टर आउट कर दिए। अमेजोन पे तो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कौन से शो हो रहे हैं अब जो हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं? आप देखते हैं टोटल कितने। ये टोटल 25 है प्रोडक्ट जो हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। ये जो सामने आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने करना क्या है? सबसे पहले हमने ये जो हमारा क्राइटेरिया है इसको समझना है। इस क्राइटेरिया की समझ आ गई? ये क्राइटेरिया जब आपको अंडरस्टैंड हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसकी, फिर हमने कहाँ पे जाना है? हमने इंटरनेट ब्राउजर में जाना है, और वहां जाके हमने हीलियम 10 ओपन करना है। और हीलियम 10 का कौन सा टूल हम यूज करेंगे? ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स यूज जब ओपन हो जाएगा, फिर हम यहाँ से मार्केट सेलेक्ट करेंगे कि हम किस मार्केट में रिसर्च कर रहे हैं। मार्केट सेलेक्ट हो गई, उसके बाद हमने अपना सारा क्राइटेरिया हीलियम 10 को देना। और हीलियम 10 क्या करेगा? ये हमें यहाँ से फिल्टर आउट करके प्रोडक्ट्स को बताएगा।
तो यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे ब्रेक 2-4 मिनट की। अगर आपने कोई